हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट उन सभी के पास में है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ये आप सभी का मेन सब्जेक्ट में से आप सभी का है जो अधिकतर बच्चों के पास में पेपर में रहने वाला है। तो आप सभी को पता है इसमें 3 यूनिट्स हैं और चैप्टर्स की बात करूं तो टोटल जो आपके 12 चैप्टर्स हैं, 3 आप सभी के यूनिट्स हैंगे और 12 चैप्टर्स हैं। और इन 12 चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यूनिट जो है आप सभी की फर्स्ट इकाई जो है, इसमें आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आप देखोगे तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और विस्तार। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है कि ये कैसे ताकतवर हुआ, एक तो आपको ये पढ़ना है। और विस्तार का मतलब मुगल साम्राज्य कैसे पूरे भारत में इसका विस्तार यानी फैलाव हो जाता है। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में एक तो अकबर और जहांगीर के बारे में बिल्कुल पढ़ना है। और इसके अंदर सबसे पहले हम अकबर की बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अकबर के बारे में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज की जो हमारी इस वीडियो में हम अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो आपको जब उनके बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तो आप बिल्कुल डिटेल से उस आंसर को लिख पाओगे जैसा भी आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली बात करें तो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य की तो आप सभी को पता है, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा की गई थी। और आगे चलकर अगर आप देखोगे तो उसमें पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंत में बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऐसे कई सारे मुगल शासक रहे। और ये भारत का मुस्लिम साम्राज्य के अंदर देखें तो सबसे खास वंश में से एक है जो आप सभी को पढ़ना ही होता है। तो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको डिटेल से मैंने बताया, इसमें आपको एक तो अकबर के बारे में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, और दूसरा आपको जहांगीर के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में। तो अकबर के बारे में पहले बताया गया है कि सम्राट अकबर जो है वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखो यहाँ पर वास्तविक रूप की बात करें तो कौन माना जाता है, अकबर माना जाता है। और वैसे अगर हम कहें तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है वो आपका बाबर माना जाता है। तो ध्यान रखना है, जहीरुद्दीन बाबर, बाबर के बाद में आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद में अगर आप देखोगे तो आपका अकबर, इसके बाद में जहांगीर। इस तरीके से एक के बाद एक शासक जो है वो आपके इसके अंदर जुड़ते चले जाते हैं। अगर हम देखें तो ये 13 वर्ष की आयु में ही इसने क्या कर ली थी, अकबर ने सत्ता संभाल ली थी। और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य में क्या किया, इसने अपना शासन स्थापित किया। और लगभग देखोगे औरंगजेब के बाद में अगर पूरे मुगल साम्राज्य में अगर किसी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया तो उसका नाम आपको अकबर ही मिलने वाला है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है, आपने देखा कि 13 साल का जब वो था तो केवल 13 साल में वो राजा बन गया। और इस 13 साल के अंदर जब वो राजा बन गया तो इस समय उसका रक्षक या फिर जिसके संरक्षण में रहा उसका नाम बैरम खां था। ये नाम याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, जो आपके प्रैक्टिकल के भी एग्जाम होते हैं उसमें, कि भाई जो अकबर था उसका जो संरक्षक दाता कौन था। ध्यान रखना है आप सभी को, तो बैरम खां था जो उसको संरक्षण था, या किसका आश्रय प्राप्त था आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आप बैरम खां नाम याद रखेंगे। इसके अलावा इसने क्या किया कि भाई बैरम खां की सहायता से और अपने पराक्रम से इसने क्या किया, अनेक क्षेत्रीय शासकों को पराजित किया, अनेक बहुत सारे राजाओं को हराया। और इसके बाद में मुगल साम्राज्य जो है उसे सुदृढ़ बनाने में अकबर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अकबर ने अपनी कूटनीति से और अपनी विजय से राजपूतों से समझौते किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगल साम्राज्य को एक सुरक्षित साम्राज्य के रूप में या फिर एक बड़े साम्राज्य के रूप में निर्माण किया, आप ये कह सकते हो। अकबर के बाद में उसका उत्तराधिकारी जहांगीर होता है। जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ में मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मैं बताऊंगा आप सभी को कि किस तरीके से जहांगीर ने करी थी और किस तरीके से अकबर ने भी करी थी। अकबर ने किससे शादी करी थी, राजपूताना परिवार में। जहांगीर ने किससे करी थी। हम इन सब चीज़ों को आगे जैसे जैसे वीडियो का हमारा सीक्वेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है, अकबर ने भी जो है राजपूताना परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद में जहांगीर ने भी राजपूताना परिवार में अपने
जो विवाह के संबंध स्थापित किए। इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि अकबर का संरक्षक या फिर आश्रयदाता कौन था, वो बैरम खां था। अकबर ने कूटनीति से राजपूत राजों से या तो समझौते कर लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करके, या फिर उन पे विजय पा ली। आप सभी को ये भी याद रखना है। हम एक एक करके अभी उन सभी राजपूत राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और कैसे कैसे उनको जीता, और किस तरीके से जो है मुगल राज्यों को मजबूत इन्होंने बनाया। अकबर ने उस समय सेना के खिलाफ सैन्य अभियान का सहारा लिया, जो कि मुगल की जो है अधीनता स्वीकार करने से इनकार करते थे। यानी मैंने बताया कि राजपूत राजाओं को इन्होंने हराया। दूसरा, ऐसे लोग जो अकबर के विरुद्ध थे, अकबर के विरुद्ध थे, ऐसे शासकों को भी जो अकबर की नीति का अनुसरण नहीं करते थे, उनके खिलाफ सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान करने का मतलब है उन पे इन्होंने क्या किया, अटैक किया, और उसके बाद में उन्हें अपने मुगल साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया, आप ये कह सकते हो। और ध्यान रखना है, अकबर ने विशाल सैनिक व्यवस्था रखी, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, अकबर के काल में शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना भी होगा, आप सभी को याद रखना है। तो उत्तर भारत में मुगल के अधीन एक एक करके लगभग सारे सैनिक कार्रवाई के बाद में जो क्षेत्र पहले मिल नहीं रहे थे वो भी मिल गए। अकबर एक तो, और दूसरा आपका जहांगीर, इन्होंने क्या किया, समय की मांग व परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धार्मिक उदारता का भी परिचय दिया। देखो, धार्मिक उदारता का मतलब है इन्होंने हिंदुओं के साथ में, ये तो मुस्लिम, तो इन्होंने हिंदुओं के साथ में ज्यादा कट्टरतापन नहीं दिखाई। जैसा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं अकबर का, जहांगीर का, इससे औरंगजेब, तो आप देखोगे औरंगजेब जो था वो ज्यादा कट्टर था। और वहीं अगर हम बात करते हैं अकबर की या जहांगीर की, तो इन्होंने एक तो वैवाहिक संबंध किए थे राजपूत परिवार से, और कई सारी संधियां कर रखी थी। इसकी वजह से भी धार्मिक उदारता का प्रश्न बात आती है। और इसके अलावा अकबर ने कुछ नीतियां भी बनाई थी, जैसे सुलह कुल की नीति, जजिया कर खत्म करना, तीर्थ कर खत्म करना। तो ये सब कर खत्म किए थे अकबर ने, जिसकी वजह से भी हम कह देते हैं कि अकबर और जहांगीर दोनों ही धार्मिक रूप से उदार थे, वो कट्टर नहीं थे। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका सहयोग भी किया और समर्थन भी किया, और इस तरीके से मुगल साम्राज्य जो है वो काफी तेजी से काफी लंबे समय तक फैला। अब यहाँ पर अकबर का राज्यारोहण कैसे हुआ? राज्यारोहण का मतलब है कि अकबर राजा किस प्रकार बने, अकबर जो राजा किस प्रकार बने, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अकबर जो है राजा किस प्रकार बने। सबसे पहले अकबर का जो जन्म है पूर्णिमा के दिन हुआ, और राजपूत परिवार था एक, ध्यान रखना, राजपूत शासक आप सभी को राणा अमरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब कहाँ पर हुआ? अमरकोट में हुआ। कब जन्म हुआ आपको ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर 1542 इस समय हुआ था। अकबर के पिता के नाम मैंने बताया आपको हुमायूं था, और वो तैमूर वंश का था। लेकिन उनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो नाम था। याद रखना है, माता का नाम अकबर का हमीदा बानो था, और वो क्या है, चंगेज खान यानी मंगोल जो है, मंगोल के वंश से संबंध रखती थी। और इस वजह से ये माना जाता है कि अकबर भी जन्म के समय ऐसा ही हुआ था। मतलब अकबर को अगर हम मुगलों की बात करते हैं अगर, तो जो मुगल है, तो वो बेसिकली मंगोल नाम की वजह से ही इनका नाम जो है मुगल पड़ा है, मंगोल की वजह से ही। तो यहाँ पर जो हमीदा बानो है माता, वो चंगेज खाने के वंश से संबंध रखती थी, इसीलिए ऐसा माना जाता है। जबकि हुमायूं जो था, हुमायूं ये कहाँ का? अफगान का शासक शेर शाह द्वारा जो है पराजय बाद में निर्वासित हो गया। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि हुमायूं जो है अफगान का तो था ही, और जैसे ही शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हराया, तो हुमायूं यहाँ से दिल्ली कह सकते हो या भारत कह सकते हो, यहाँ से भागकर वो कहाँ चला गया? अफगानिस्तान चला गया। और उसके बाद में वहां पर अपने आप को मजबूत किया, ताकतवर किया, वहीं शरण करके रहने लगा था। इसके बाद दोबारा से जो हुमायूं है उसने आक्रमण किया, फिर उसने जो है शेरशाह सूरी को हराया, और उसके बाद में दोबारा से मुगल साम्राज्य स्थापित किया। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन अगर हम देखें, देखो आप देख रहे हो कि राजपूत परिवार में नहीं, हिंदू परिवार के अंदर यहाँ पर इसका जन्म हुआ, जहाँ पर हिंदू लोग रहते थे अमरकोट में। और हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने काफी करीब से रीति रिवाजों को देखा, और इसीलिए हिंदू धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव भी होता है, और हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार नहीं भी करते। आगे चलकर उनके जो चाचा जो है अस्की के संरक्षण से पहले कांधार, देखो अक्सी के पास भी रहे ये, और उससे पहले ये कांधार आपका यहाँ पर रहते हैं, और फिर बाद में 1546 में ये काबुल चले गए।
वहां चले गए, काबुल चले गए। किसकी बात हो रही है? अकबर की बात हो रही है। लेकिन जैसे पिता हुमायूं ने शेरशाह के साथ उसके भाइयों को उलझना पड़ा और अकबर का प्रारंभिक जीवन पे बहुत असर पड़ा। यानी हुमायूं ने शेरशाह सूरी से लड़ाई करी और अकबर को अपने पिता से दूर रहना पड़ता था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो युद्ध के अभियान में गए हुए थे, जिसकी वजह से उनके जीवन पे असर पड़ा। और उनकी जो शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा राजकुमार की जैसे हो पाती है, वैसी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी शिक्षा में कोई ज़्यादा रुचि भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, क्योंकि एक राजा के लिए सैनिक प्रशिक्षण ज़्यादा जरूरी है, तो उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण जो है बहुत अच्छे से लिया। इसके बाद में बताया जाता है कि भाई हुमायूं ने क्या किया, शेरशाह सूरी को पराजित किया कब? 1555 में, और दिल्ली को दोबारा मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया, आप कह सकते हो। इसके बाद में, लेकिन आप सभी को पता है, दीनपना जो कि पुस्तकालय थी, आपने पुराना किला देखा होगा, पुराना किला जाओगे तो अंदर बीच में एक किला टाइप का, आपको छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही किला टाइप का दिखता है, वो दीनपना थी। उसे क्या कहते हैं, हुमायूं ने अपनी लाइब्रेरी भी बनाई थी, वहां से की जो पुस्तकालय थी, यानी वहां की जो लाइब्रेरी थी, वहां से गिरकर घायल हो गया और उसके बाद में हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में केवल वह, अकबर जब 13 साल का ही था और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसे शासक बनना पड़ा, लेकिन जब उसका राज्यारोहण हुआ तो वो 13 साल का ही था। अब आपको ये भी पता चल गया होगा इसके माध्यम से कि भाई अकबर जो है वो किस तरीके से एक राजा बनता है, ये फर्स्टली आपको पता चल गया होगा। इसके बाद में, अब 13 वर्ष का था जब वो राजा बना, 13 वर्ष में ये राजा तो बन नहीं सकता था, इसीलिए उस समय वो संरक्षण में था। मैंने आपको शुरू में बताया था बैरम खां के संरक्षण में था, याद रखना है, बैरम खां के संरक्षण में था। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बैरम खां का संरक्षण एवं चुनौतियों का सामना। सबसे पहली बात तो बैरम खां उसका संरक्षक था। हालांकि दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचने पर उसे बहुत बार संघर्ष करना पड़ा, किंतु वह इन मामलों में काफी भाग्यशाली रहा कि उसका राज्य भक्त, यानी जो बैरम खां था, वो बहुत वफादार था। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अकबर को धोखा दे दे और वो खुद राजा बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। परंतु आगे चलकर बैरम खां को उसको निपटाना पड़ा अकबर को। क्यों? क्योंकि आपको भी पता चलेगा शिया और सुन्नी की कहानी। इससे पहले मैं बता देता हूँ, शिया और सुन्नी की कहानी भी हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे पहले भाई बैरम खान ने क्या क्या किया, देखो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बताया गया है। ये किस किस के बीच में हुई है? समरकंद, एक तो सूर अफगान के शासक के खिलाफ अभियान हुआ था, ध्यान रखना है। यहाँ पर समरकंद सूर अफगान के जो शासक थे उनके खिलाफ, और दिल्ली से निकलकर पंजाब की ओर बढ़ता रहा। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमू ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भाई देखो क्या हुआ कि अकबर की तरफ से क्या किया जाता है, समरकंद अफगान की तरफ सैनिक हमला करने के लिए जाते हैं। ये दिल्ली है, इधर आपका अफगानिस्तान है, और इधर आप सभी का क्या है, आगरा और पंजाब, उत्तर प्रदेश बगल में ही है। तो भाई राजा यहाँ से गया यहाँ पर हमला करने, मौका यहाँ के राजा ने देखा, उत्तर प्रदेश आगरा के आसपास में, कहोगे इसका नाम था हेमचंद्र, हेमू हेमू बोलते थे। उसने क्या किया, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब राजा यहाँ गया है और यहाँ कब्जा हो गया, ये तो खाली था क्योंकि, तो इस तरीके से फिर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो इसीलिए हुई क्योंकि जैसे ही समरकंद गए थे सूर अफगान के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए, क्योंकि आगरा के जो क्षेत्र थे यहाँ पर हेमू ने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद में 6 अक्टूबर 1556 में स्वयं दिल्ली का महाराज उसने अपने आप को घोषित कर दिया और दिल्ली को दोबारा से हिंदू राज्य बनाना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? हेमू के द्वारा, याद रखना आप सभी को। बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। नाम अकबर का होता है लेकिन अकबर की तरफ से लड़ाई कौन कर रहा था? बैरम खां। इसमें हेमचंद्र यानी हेमू को इसमें वही युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और फिर इस तरीके से जो है बैरम खां ने हेमू को यानी हेमचंद्र को हरा दिया और दोबारा से आगरा और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया। अब यहाँ पर आपने देखा जो है, हम जीतने किसको गए थे? आपका समरकंद को जीतने के लिए गए थे, सिकंदर सूर उस क्षेत्र को जीतने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमें लड़ाई किससे करनी पड़ी? यहाँ पर हेमू से लड़ाई करनी पड़ी और इस वजह से भाई फिर आगे चलकर भाई क्या कहते हैं आपका सिकंदर सूर से हमने क्या किया, लड़ाई करी। अफगान के जो शासक थे उनसे लड़ाई करी बैरम खां ने और फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को वहां तक पहुंचा दिया। याद रखना है अकबर कब तक सुरक्षित नहीं था? जब तक वह अफगान के शासक जो है सिकंदर सूर को पराजित नहीं कर देता। इसीलिए बैरम खां ने क्या किया, पानीपत की विजय के बाद ही 1557 में हम जो है आपका बानकोट में जो सिकंदर सूर था उस पे आक्रमण किया और उसको हरा दिया। और इस तरीके से आप देखोगे भाई दोनों जो है बैरम खां की तरफ से दोनों युद्ध में विजय हो जाता है। अकबर के क्षेत्र में दोनों के दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। अन्य सैनिक अभियान भी हुए, जैसे आप देखोगे 1558 में और 1559 में, क्योंकि अकबर केवल 13 साल का था, वो
13 वर्ष का ही था और इस वजह से बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई ग्वालियर पे भी विजय पाई गई और मुगल साम्राज्य में उसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मोहम्मद आदिल शाह, इसको भी पराजित किया गया और जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको भी क्या कर लिया, अफगानियों के चंगुल से मुक्त करा लिया। अकबर ने जो है अब्दुल खां उजबेकी की कमान में से जो है नई सेना मालवा भेजी और मालवा के जो राजा थे उस समय बाज बहादुर, उनसे भी शासन छीन लिया। तो आप देख रहे हो अब तक 3 सैनिक अभियान हुए। एक आप सभी का ग्वालियर के खिलाफ हुआ है, इसके खिलाफ हुआ है, ग्वालियर के खिलाफ हुआ है। दूसरा सैनिक अभियान आप सभी देखोगे तो जौनपुर के खिलाफ हुआ है और तीसरा आपके मालवा के राजा के खिलाफ। ये तीनों प्रदेश जो है एक एक साल के डिफरेंस में जीत लिए गए और इसके बाद में आगे चलकर जो मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह, उनको भी हरा दिया गया, उन्होंने भी शरण मार। इसके बाद में मालवा के सूबेदार नए नियुक्त कर दिए गए अकबर के द्वारा, जो आपके अब्दुल्ला खान थे। अब्दुल्ला खान को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया और कहा कि भैया आपको टैक्स देते रहना है समय समय से, ठीक है भाई, आपको याद रखना। अब यहाँ पर विद्रोहियों का दमन और अमीरों को बागियों का दमन। अकबर आप सभी को पता है जन्मजात योद्धा था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं पाई, तो शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, तो युद्ध कला ही सीखी अच्छी तरीके से। और युद्ध कला के अंदर आप देखोगे कि अकबर ने 1560 के दशक में अपने जितने भी विरोधी थे उन सभी को दमन कर दिया अपने साम्राज्य में, या फिर अपने दरबार में भी कोई ऐसे लोग थे जो उसकी बातों का अनुसरण नहीं करते थे, उसकी बातों को नहीं मानते थे, तो उन सभी से भी निपट लिया था अकबर, अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया 1560 तक। अब यहाँ पर बैरम खां का पतन। अब बैरम खां को भी अकबर के द्वारा ही क्या किया जाता है, मारा जाता है या पराजित किया जाता है, आप ये कह सकते हो। मारा तो नहीं, लेकिन बैरम खां के खिलाफ उसको भेज दिया जाता है, कहीं और भेज दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया बैरम खां एक शिया मुस्लिम, और जो है अकबर जो था वो सुन्नी था, क्योंकि मुस्लिम में 2 कैटेगरी होती है, एक शिया की होती है और एक सुन्नी की होती है। तो यहाँ पर कहोगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सुन्नी थे अकबर और उसके परिवार के, तो लोग वो जो है बैरम खां को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो शिया था और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। किसके खिलाफ? आपके बैरम खां के खिलाफ, कि उससे घृणा करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। और इसमें अकबर की जो माँ हमीदा बानो थी वो भी थी, उसकी जो दूध माँ जो कहा जाता है आपका महम अनगा, ये भी उनकी थी। और उनकी जो है पुत्र, उसका पुत्र अदम खां तथा दिल्ली के जो हकीम जो थे आपके शहाबुद्दीन, ऐसे परिवार के कई सारे लोग थे जो अकबर के काफी क्लोज थे, वो सारे के सारे इसको बैरम खां को पसंद नहीं करते थे। रीजन क्या था? क्योंकि वो एक शिया था। अकबर को बैरम खां के खिलाफ उन्होंने भड़का दिया और अकबर भड़क भी गया भाई, ठीक है। 18 वर्ष का जब अकबर हो गया तो बैरम खां के संरक्षण से वो मुक्त होना चाहता था, क्योंकि आपको पता है 13 वर्ष के बाद से बैरम खां उसको संरक्षण दे रहा था। और बैरम खां के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा माहौल बना दिया गया, जिससे क्रोधित होकर भाई विद्रोह कर दिया गया और वह पराजित हुआ। और इसके पूर्व उसकी सेवाओं को ध्यान में रखकर अकबर ने उसे माफ कर दिया और उसे हज पे जाने की अनुमति दे दी। और रास्ते में गुजरात में ही अफगानी जो सूबेदार थे, अफगान के सूबेदार थे जिनका नाम था मुबारक खां, इसके द्वारा क्या कर दिया गया, बैरम खां की हत्या कर दी गई। याद रखना आप सभी को। और बैरम खां का चैप्टर जो है वो यहीं पर ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बैरम खां को भी मार दिया गया। अब यहाँ पर अगला नाम आ रहा है खान जमान उजबेक। अब ये क्या है, ये भी अफगानी विद्रोह में से एक था और इसने क्या किया कि भाई मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और भाई मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी, इसने क्या किया भाई, हालांकि जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये खान जमान उजबेक था, इसने क्या किया भाई, हमला किया अफगानियों के ऊपर और वहां से लूट के सामान ला रहा था। तो भाई मुगलों को नहीं, अकबर के द्वारा पेश कहा गया कि भाई मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए जो भी लूट के लाए हो, परंतु इसने अकबर को कोई हिस्सा नहीं दिया। अकबर दोबारा से जौनपुर कूच करने के लिए जाता है और इसके बाद में वहां पर जितनी भी लूट का सामान था, अकबर को जो भी हिस्सा मिलना चाहिए था तो वो हिस्सा अकबर को लौटा दिया गया। इसके बाद में अब्दुल्ला खां जो है उजबेक, अब्दुल्ला खां जो है मालवा का सूबेदार था। वो भी धीरे धीरे, मालवा जो है काफी उपजाऊ जमीन थी जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी और बहुत ज्यादा अकबर के खिलाफ विद्रोह होने लगा था। आपको पता है कि ये जो अब्दुल्ला खां है पहले ही शुरू में भी अकबर का विरोध कर रहा था, इस वजह से आगे चल के अफगानियों से उसने हाथ मिला लिया। इस वजह से जो है बाज बहादुर जो है वो राजद्रोह को उस पर आरोप लगा दिया गया। इस तरीके से अफगानियों से इसने मेल मिलाप कर लिया। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर को ये चीज पसंद नहीं है। अकबर ने क्या किया, अकबर ने यही काम किया, फिर इस पर भी अटैक किया और उसको फिर क्या किया गया, संयुक्त रूप से उसको अपने अंदर शामिल कर लिया गया। उज्बेक और अफगानिस्तान के संयुक्त विद्रोह।
अफगान अफगान जो है उसके आसपास, अफगानिस्तान के आसपास जो है जौन, देखो यहाँ पर बताया गया जो उज्बेक है वो कहाँ चला जाता है, छिपता छिपाता जौनपुर चला गया, जहाँ पर जौनपुर में एक सूबेदार था जिसका नाम था जमान। जमान ने उसे सुरक्षा दी, अकबर को ये पसंद भी नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि उसने जमान के द्वारा उज्बेक के जो सुल्तान वगैरह थे, राजा वगैरह थे, उनको क्या कर दिया गया, शरण दी गई। और भाई दोनों मिलके क्या कर रहे थे, उज्बेक के और जमानी दोनों के दोनों मिलके क्या कर रहे थे, अकबर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अकबर को गुस्सा आया, अकबर ने फिर उनके खिलाफ कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी, और इस तरीके से उनका संबंध जो है वो खराब हो गया। अब इस तरीके से ये सारे के सारे आपके इंट्रो था, आप इंट्रो में कह सकते हो। आपसे अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेगा, अकबर की साम्राज्यवादी नीति या फिर इसकी क्या कहते हैं, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ये अलग क्वेश्चन है। अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछे, अकबर ने किस प्रकार से अपना शासन सुदृढ़ किया, तो वो ऊपर का आंसर था। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, इस डिफरेंट क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। 1000 से प्लस लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सभी के सामने बटन आ रहा होगा, उसे आप दबाइए और से जुड़िए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।